वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नोटबुक। सो लास्ट टाइम हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पॉइंट नंबर 13 तक आ गए थे, ये जो हमने डिस्कस किया था मैच दी कॉलम। देन पॉइंट नंबर 14 भी हमने डिस्कस कर लिया था, बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट वन जो रहेगा अपना पॉइंट नंबर 15 पर आते हैं अपन। ठीक है, तो देखते जाते हैं, चलिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हमको पता है, यहाँ पर हम फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो फैक्ट में हमको बताया हुआ है कि आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या रहते हैं। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल मीन अ मटेरियल हैविंग आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ग्लास एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल जिनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रहती है सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन ये लिखा हुआ है ना, ऑल डायरेक्शन, जैसे ग्लास एंड मेटल हो गए, ये एग्जाम्पल है आइसोट्रोपिक मटेरियल के। क्लियर है, सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन इज होमोजीनियस मटेरियल इज अ मटेरियल ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दैट कैन नॉट बी मैकेनिकली सेपरेटेड इनटू डिफरेंट मटेरियल। मतलब जो हम मैकेनिकली अलग अलग मटेरियल में सेपरेट नहीं कर सकते हम जिसको, वो आपका होमोजीनियस मटेरियल हो जाएगा। मतलब सिंगल मटेरियल रहेगा पूरा एक, उसको हम मैकेनिकली अलग अलग मटेरियल में सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया आएगा आपका होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन एनिसोट्रॉपिक मटेरियल क्या रहता है। प्रोवाइड एनिसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज सच एज यंग्स मॉडुलस चेंज विथ द डायरेक्शन अलोंग द ऑब्जेक्ट। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनिसोट्रॉपिक मटेरियल आर वुड एंड कंपोजिट्स। तो ये सब बेसिक डेफिनेशन है, बस हमको समझते जाना है। तो एनिसोट्रॉपिक में क्या बताया, प्रॉपर्टी हो गई, जैसे यंग्स मॉडुलस हो गया, ये चेंज करता है ना विथ डायरेक्शन अलोंग द ऑब्जेक्ट। ये कॉमन एग्जाम्पल एनिसोट्रॉपिक मटेरियल के वुड दे दिया, एंड कंपोजिट्स जो रहते हैं मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल, वो हो गया। एंड द लास्ट वन इज ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल की डेफिनेशन आ जाती है कि मतलब डेफिनेशन दे देंगे, फिर 4 ऑप्शन देके पूछ लेंगे ये कौन सा मटेरियल है, तो पढ़ लेते हैं। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या रहता है, हैव मटेरियल प्रॉपर्टीज दैट डिफर अलॉन्ग 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल 2 फोल्ड axis of rotational symmetry. They are subset of anisotropic material. ये anisotropic material के क्या हैं, सबसेट कहलाते हैं। Because their properties change when measured from different direction. अलग अलग डायरेक्शन पे मेज़र करने पे इनकी प्रॉपर्टी बदलती जाती है, और इसका एग्जाम्पल वुड है। वुड देखिए एनिसोट्रॉपिक में भी आ गया और ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में भी आ गया। होमोजेनियस बताई दिया, ये अलग अलग सेपरेट नहीं होगा, पूरा एक यूनिफॉर्म मटेरियल रहेगा, है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा इसमें। और आइसोट्रॉपिक हमने डिस्कस कर ही लिया, बेसिक डेफिनेशन थी, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 16 पर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन ये था कि ब्लैंक देके पूछा गया था, इज़ द टोटल एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन टेंशन टेस्ट। तो इसका क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज मॉडुलस ऑफ टफनेस। सो मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द टोटल एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन अ टेंशन टेस्ट। ठीक है, समझ गए। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या है, इज द टोटल एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन टेंशन टेस्ट। ये बात हो गई। अब थोड़ा और डीप में पढ़ लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहता है, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द मेंबर इज डिफाइंड एज द इंटरनल वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है, ये इंटरनल वर्क डन किया जा रहा है इन डिफॉर्मिंग द बॉडी बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ठीक है, सिंपल है ये भी। 2 हो गई डेफिनेशन। तीसरी आते हैं रिसाइलेंस पर। रिसाइलेंस क्या है, इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रेन बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेनिंग फोर्स। स्ट्रेनिंग फोर्स के हटाने पर ये क्या है, ये है कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रेन्ड बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ स्ट्रेनिंग फोर्स। समझ गए, ये एक कैपेसिटी है आपकी स्ट्रेन बॉडी की, काम करने की क्षमता, जिसमें हम हटा रहे हैं स्ट्रेनिंग फोर्स को, तो ये रिजाइलेंस हो जाएगा। प्रूफ रिजाइलेंस क्या रहेगा, इज डिफाइन एज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी किसी बॉडी में जो स्टोर्ड हो रखी है वो बताएगा आपका क्या, प्रूफ रिजाइलेंस बताएगा। आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है,
ये देखना एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर है अपन, ठीक है। आगे लिखा है सो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो सिंपली बाद में ये बता दिया कि क्षमता स्टोर करने की या एब्जॉर्ब करने की एनर्जी को विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन के हुए जो एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी, एनर्जी को स्टोर या एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट आते हैं अपन मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, इज डिफाइन एज प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पे जो हमको प्रूफ रेजिलेंस देखने को मिल रहा है वो होता है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इट इज़ द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है ना, ये हो जाता है आपका स्ट्रेन, यहाँ होता है आपका स्ट्रेस, तो अप टू इलास्टिक लिमिट ये ऐसा बनता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ इस तरीके से होता हुआ ऐसा जाता है। तो इलास्टिक लिमिट तक जो कि यहाँ कहीं रहती है, अप टू इलास्टिक लिमिट जो आपका कर्व बनता है, इट इज़ उसके अंदर जो एरिया बन रहा है, जैसे मानो ये मान के चलिए एक ग्राफ बना इसका, ये इसके अंडर जो, जैसे मान लो यहाँ पर आपकी इलास्टिक लिमिट है, तो उसके अंडर का जो एरिया रहेगा ना, इसके अंदर जो एरिया बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। एक बार डेफिनेशन इंग्लिश में पूरी पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। इट इज़ अ एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज मॉडुलस ऑफ टफनेस, इज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तक जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, अगेन यहाँ पर अधिकांश डेफिनेशन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से ही होगी, तो ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर रहता है आपका स्ट्रेस और ये है आपका स्ट्रेन, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता था ना, ये गया, फिर ऐसे रफ बना रहा हूँ यहाँ पर, वेट अ मिनट, ये ऐसा गया था, फिर ये थोड़ा सा ऐसा होता हुआ फिर ये जाता था। मतलब ये चीज़ तो दिखती भी नहीं है ग्राफ में, मतलब एक्चुअल जो ग्राफ बनता है मशीन पर, लेकिन ये शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनता था उसी से रिलेटेड बात चल रही है, इधर भी चला और यहाँ पर ये बता रहे हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या है। ये एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, कहाँ तक, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। हमने जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था तो अलग अलग हमने पॉइंट देखे थे ना, ए पॉइंट आता है, फिर बी पॉइंट आता है, फिर सी पॉइंट आता है, डी पॉइंट आता है, ई एफ। हो सकता है आगे डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर पॉइंट आता है ना, तो उस फ्रैक्चर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रैक्चर पॉइंट तक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कहलाती है आपकी मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ टफनेस समझ गए होंगे आप। आगे यही बताया कि फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से एरिया अंडर कंप्लीट कर्व गिव्स द मेजर ऑफ मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये जो आपका ऐसे बनता था ये डायग्राम, ये बिल्कुल कंप्लीट, क्या बोला जा रहा है लास्ट में, कंप्लीट कर्व गिव द मेजर ऑफ मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो एरिया अंडर व्हाट, कंप्लीट कर्व, पूरा कर्व जहाँ तक बन रहा है, ये पूरा कर्व जहाँ तक बन रहा है, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो आपका क्या दे रहा है, ये मॉडुलस ऑफ टफनेस बता रहा है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 हमसे बता रहा है, मतलब क्वेश्चन था इसका, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए बीम इज इंक्रीज द बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम विल। अगर बीम का सेक्शन मॉडुलस इंक्रीज करेगा तो उसका बेंडिंग स्ट्रेस क्या करेगा, तो उसका बेंडिंग स्ट्रेस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, नहीं याद हुई तो आप कर लेना। वैसे मैंने सिंपल m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। और जो हमारे एक सर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया था, वो भी अपन समझ लेते हैं। उन्होंने बनाया था ये कि मे आई फाउंड योर ईयरिंग्स, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आप ट्रिक समझ जाएंगे। मे आई, हो सकता है ये सिग्मा को उन्होंने शायद एफ से डिनोट कर दिया था। मे आई फाउंड योर व्हाट, योर, यहाँ लिख देता हूँ ईयरिंग। मतलब ये ट्रिक बनाई है और कुछ नहीं, याद करने का तरीका है। मे आई फाउंड योर ईयरिंग, ये आई होप ये समझ गए होगे आप, है ना। तो ये ट्रिक बनाई हुई थी इसके लिए। वैसे सिंपली भी आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, है ना। तो ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते जाइए आप, अभी समझने आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखी हुई है,
है ना, यहाँ पर ही वही लिखी हुई है। तो इससे इन्होंने जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम निकाल सकते हैं m इज़ इक्वल टू आई अपॉन वाई, और ये सिग्मा भी हो जाएगा इधर। तो देखो मैं एक मिनट मैं समझाता हूँ। m अपॉन आई इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज़ इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से हम अगर m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू सिग्मा, और ये i इधर पहुँच जाएगा। इतने टर्म को देखना बस आप, ठीक है, सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई। ठीक है, और जब मैं क्या करूँगा, मैं i को नीचे ले जाऊँगा, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इज़ इक्वल टू वेट अ मिनट, m इज़ इक्वल टू हाँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा, ये छोड़ दिया। ठीक है, अब मान के चलिए y के अपॉन में i आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि i ऊपर जाएगा, बात एक ही है ना, ये हम थोड़ी छेड़खानी करेंगे इक्वेशन के साथ तभी हमारा निकल के आएगा। तो y अपॉन i क्या होता है आपका, z कहलाता है। z मतलब सेक्शन मॉडुलस, तो यही यहाँ बताया हुआ है। तो यहाँ से आपका z निकल के आ गया सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, जो कि इस तरीके से हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन z। तो ये शो हो जाएगा। कैसे शो होगा, ये देखो यहाँ पर ही वही बताया हुआ है ना। एक बार आप भी इसको करके देखना रफ में, तो मतलब पर्टिकुलर कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे इस इक्वेशन को। बस इक्वेशन का खेल है, तो आपको पता होना चाहिए जो सिग्मा है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, सेक्शन मॉडुलस के। ठीक है ना, यही बताया हुआ है यहाँ पर। सो बेंडिंग स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस, ये बता दिया। स्ट्रेंथ ऑफ टू बीम ऑफ द सेम मटेरियल कैन बी कंपेयर्ड बाय द सेक्शन मॉडुलस वैल्यू। बताया गया कि सेक्शन मॉडुलस वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो ये इंपॉर्टेंस है कि उसके थ्रू हम क्या करते हैं, दो बीम की जो जिसकी सेम मटेरियल है जिनके, उनकी हम स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं किससे, सेक्शन मॉडुलस वैल्यू से, है ना। बीम इज स्ट्रॉन्गर व्हेन सेक्शन मॉडुलस इज मोर। जब सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा तब आपका बीम स्ट्रॉन्गर कहलाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड ऑन सेक्शन मॉडुलस, ये उसके बारे में बताया हुआ है सेक्शन मॉडुलस के बारे में। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन में कि ये बता दीजिए जब सेक्शन मॉडुलस किसी बीम का इंक्रीज़ करेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या करेगा, ऑब्वियसली डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन में कि जो सेक्शन वेट अ मिनट, हमने क्या देखा ऑप्शन में, हमने देखा कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है जो सिग्मा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेक्शन मॉडुलस के। ये हमने इस इक्वेशन के थ्रू समझा भी, और इसके बाद हमने ये इस पर फाइनली कंक्लूड किया कि जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेक्शन मॉडुलस के। तो इसलिए क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, एंड वाइसा वर्सा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 18। यहाँ पर फैक्ट है, तो हम इसको फैक्ट को डिस्कस करते हैं। फैक्ट हमको ये दिया हुआ है कि आपसे पूछा जा रहा है ये फैक्ट, चलिए देखते जाते हैं। टॉर्जन इक्वेशन इज गिवन बाय, टॉर्जन इक्वेशन कैसे दी जाती है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। तेजा ताऊ है राहुल का गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख में, ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं ना। ये आपका क्या है, टॉर्जन इक्वेशन है। पिछली बार हमने इससे जो पहले वाले लेक्चर में हमने शाफ्ट से रिलेटेड देखा था, आज हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को देख रहे हैं, एज अ कंसेप्ट देख रहे हैं और कुछ खास बात नहीं है। तो उसमें इन सारे टर्म को हम आज डिस्कस करते हैं क्या क्या है। जैसे टी क्या रहता है हमारा, टॉर्क अप्लाइड रहता है। जैसे शाफ्ट के बारे में ही अगर हम एग्जांपल लेकर चलें यहाँ पर, तो उस पर जो टॉर्क लग रहा होगा वो क्या होगा, टी रहेगा। इस टी जो रहेगा वो टॉर्क कहलाता है, स्मॉल मतलब कैपिटल टी। नेक्स्ट वन इज जे, जे क्या है, पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया रहता है। सिमिलरली टाओ, टाओ क्या है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। सिमिलरली जी, जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट इन रेडियन में रहता है, ये रेडियन में इसकी यूनिट रहती है। एंड द लास्ट वन इज रेडियस ऑफ द शाफ्ट, आर से डिनोट करेंगे। इन केस ऑफ हॉलो शाफ्ट इट इज़ द आउटसाइड रेडियस। ठीक, ऑब्वियसली हॉलो शाफ्ट में क्या रहेगा, दो रहती है ना, तो आउटसाइड रेडियस कहलाएगी आपकी कैपिटल आर। ठीक है, बस ये बताया हुआ है। तो ये कंसेप्ट है बेसिक, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट नंबर 19 क्या है, शायद क्वेश्चन है, उसका फिर एक्सप्लेनेशन है नीचे। तो दिया हुआ है द मूवमेंट एरिया मेथड इज़ वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है, इन सभी के लिए वैलिड है मूवमेंट एरिया मेथड। फ्रेम्स के लिए भी है, कंटिन्यूस बीम के लिए भी है, और सिंगल स्पैन बीम के लिए भी है। अब थोड़ा समझते हैं मूवमेंट एरिया मेथड क्या रहता है, देखते जाते हैं। ये देखिए सब मैंने काफ़ी अच्छे से इस पर अपलोड किया हुआ था, ये सारी फैक्ट अपने चैनल पर टेलीग्राम पर, तो ये आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आप पढ़ते जाएं। तो देखिए मूवमेंट एरिया मेथड क्या रहता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोहर्स मेथड। मूवमेंट एरिया मेथड को हम और क्या बोलते हैं, मोहर्स मेथड बोलते हैं। दिस मेथड एस्टैब्लिश्ड अ प्रोसीजर दैट यूटिलाइज द एरिया ऑफ द मूवमेंट डायग्राम, एक्चुअली m अपॉन EI डायग्राम, टू evaluate the slope or deflection at selected point
अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ अ बीम। ठीक है, तो ये पूरे इसकी एक बेसिक डेफिनेशन दे रखी है मोमेंट एरिया मेथड होता क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोमेंट एरिया मेथड को और क्या बोलते हैं, मोहर्स मेथड भी बोल देते हैं कभी कभार। ठीक है, तो आप देख लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना। पूछा जा रहा था मोमेंट एरिया मेथड इज़ वैलिड फॉर, अगली बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि मोहर्स मेथड इज़ वैलिड फॉर, समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके अदर जो नेम रहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो किसके लिए वैलिड है, इन सभी के लिए वैलिड है, फ्रेम के लिए भी वैलिड है, कंटिन्यूस बीम के लिए भी वैलिड है और सिंगल स्पैन बीम के लिए भी वैलिड है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 20 और लास्ट पॉइंट रखते हैं हमारा आज का, फिर अपन अपने अगले सेशन में देखेंगे। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, चलिए एक मिनट, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर ऑन द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट। ये आपकी सर्कुलर शाफ्ट मान लीजिए कोई शाफ्ट है, इसके आउटर मोस्ट फाइबर पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या रहेगा, आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जन। ठीक है, इन अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, लेकिन ये शाफ्ट में कैसी है, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है एक तरीके से। ठीक है, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर ऑन द, देखो दो बातें बताई गई हैं यहाँ पर, फिर से समझिए क्वेश्चन को। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर ऑन द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जन इन अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, समझ गए। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर ऑन द, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पर अकर करेगी, इनर मोस्ट फाइबर पर अकर करेगी। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं और क्लियरली समझ में आएगा। फॉर क्लोज्ड कॉइल फाइबर, क्लोज्ड कॉइल फाइबर के बारे में पूछा जा रहा है हमसे, तो उसमें क्या रहता है, मेजर स्ट्रेस इन अ हेलिकल स्प्रिंग आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के मेजर स्ट्रेस हमको देखने को मिलते हैं हेलिकल स्प्रिंग में। कौन कौन से, शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्जन एंड डायरेक्ट शियर ड्यू टू अप्लाइड लोड। ठीक है, दो तरीके के। इट इज़ ऑब्जर्व दैट फॉर बोथ टेंसाइल लोड एज वेल एज कंप्रेसिव लोड ऑन द स्प्रिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑलवेज अकर एट द इनर साइड ऑफ द स्प्रिंग। दोनों ही तरीके के लिए ये हमने ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स की बात ये देखा गया कि बोथ टेंसाइल लोड एज वेल एज कंप्रेसिव लोड ऑन द स्प्रिंग, स्प्रिंग पर टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिंग लोड पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑलवेज अकर, हमेशा अकर करता है, कहाँ पर, इनर साइड ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की इनर साइड में। हैंस द फेलियर ऑफ द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रैक इज ऑलवेज इनिशिएटेड फ्रॉम द इनर रेडियस ऑफ द स्प्रिंग। कहाँ से इनिशिएट किया जाता है, इनर रेडियस ऑफ द स्प्रिंग से, स्प्रिंग की इनर रेडियस से। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अगली बारी जब हमारा सेशन हम लेकर आएंगे तो हम पॉइंट नंबर 21 से डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा आप लोग। बाकी आप लोग भी इसका रिवीजन कर सकते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पिन मैसेज पर टच करना है या क्लिक करना है। मोबाइल इंटरफेस से होंगे तो टच करेंगे, बाकी अगर लैपटॉप से देख रहे होंगे या वेबसाइट से देख रहे होंगे तो उसको क्लिक करके यहाँ आएंगे आप, और यहाँ सारे आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिसका आपको बार बार रिवीजन करना, आप करते रहिए। अभी जैसे हम सोम कर रहे हैं, तो मैं जैसे ही सोम पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसा खुलेगा, जहाँ हमारे टोटल 70 अभी तक फैक्ट क्वेश्चन या जितनी भी चीज़ें सोम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने डिस्कस करी हैं, उसमें से हमने अभी 14th तक कर लिया है। तो अगली बारी हम पॉइंट नंबर 15 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।